सन 1921 पंजाब के छोटे से गांव हड़प्पा के पास एक टीले ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दयाराम साहनी का ध्यान खींचा। यहाँ से निकली विशाल दीवारें और हजारों वर्ष पुरानी ईंटें ये कोई सामान्य खंडहर नहीं थे। ये थे एक सभ्यता के अवशेष जो मिस्र के पिरामिड के समकालीन थे, पर दुनिया से छिपी रह गई। 2 साल बाद 1923 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे एक और टीले की खुदाई शुरू की। यहाँ से मिला महान स्नानागार, एक विशाल जलाशय जिसकी इंजीनियरिंग ने पुरातत्वविदों को चौंका दिया। यह जगह थी मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। यहाँ की ईंटों का आकार 4:2:1 था। इतना प्रिसाइज था कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। हर शहर में यही रेशियो, ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक केंद्र नियोजन का सबूत है। पर सबसे बड़ा सवाल था, ये सभ्यता कहाँ से आई? कुछ ब्रिटिश विद्वान ने दावा किया कि यह मेसोपोटामिया की आयातित थी, पर 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर की स्ट्रैटिग्राफिक तकनीक ने साबित किया यह सभ्यता भारत की मिट्टी में ही पनपी थी। कालीबंगा के जुते हुए खेतों के निशान और लोथल के डॉकयार्ड ने यह साबित किया हड़प्पा सिर्फ नगर नहीं बल्कि कृषि और व्यापार का हब थी। पर एक रहस्य आज भी अनसुलझा है, उनकी लिपि। 4000 साल पुरानी ये चिन्ह जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, क्या ये व्यापार के रिकॉर्ड के थे या दैवीय संदेश? आधुनिक शहरों से 4500 साल आगे हड़प्पा के नगर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम अक्ष पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे बनता था एक परफेक्ट ग्रिड, जैसे कोई दैवीय इंजीनियरिंग ने रूलर से लाइन खींची हो। ये सड़क सिर्फ यातायात के लिए नहीं बल्कि हवा और रोशनी के प्रवाह के लिए डिजाइन की गई थी। यहाँ तक कि घरों की खिड़कियां भी सड़क की ओर नहीं खुलती थी, शायद निजता के लिए। हड़प्पा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पहले घर के अंदर सूंठ यानी सेफ्टी टैंक में जमा होता था, फिर ढक्कन वाली नालियों से बाहर निकलता था। नालों में 0.5 डिग्री का स्लोप दिया जाता था ताकि पानी बिना रुकावट बह सके। यह तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है, पर हैरानी की बात है इनमें कोई बदलाव नहीं आया। कालीबंगा से मिले अग्नि वेदिकाओं के नीचे नालियां बताती है कि हड़प्पाई लोग धार्मिक और व्यवहारिक जीवन को कैसे जोड़ते थे। चाहे मोहनजोदड़ो हो या धौलावीरा, हर जगह ईंटों का आकार 4:2:1 इंच था। यह अनुपात इतना परफेक्ट था कि आज तक भारत में यही मानक चलता है। इन ईंटों में 2% चूना मिलाया जाता था ताकि वे मजबूत हो। यह तकनीक मेसोपोटामिया से भी बेहतर थी। पर सवाल यह है, इतने बड़े इलाके में ये मानक कैसे बनाए रखे गए? क्या कोई केंद्रीय अथॉरिटी थी या फिर लोग स्वयं ही इसे अनुशासित थे? कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा का नगर नियोजन प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में विकसित हुआ। दूसरों का कहना है यह एक धार्मिक विजन था, पर सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। पर इतना वैज्ञानिक होने के बावजूद हड़प्पा के लोगों ने अपनी मोहरों पर क्यों उकेरे एक श्रृंगीय पशु और योग में मुद्रे बैठे एक व्यक्ति? क्या वे धर्म और विज्ञान का संगम था? क्या आप जानते हैं हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। गुजरात के लोथल से मिला जहाजों का डॉकयार्ड इसका जीवंत सबूत है। यहाँ से निर्यात होता था कपास, हाथी दांत और तेलखड़ी की मोहरें, और आयात होता था सोना, चांदी और लपीस लाजुली। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेलुहा नामक एक समृद्ध सभ्यता का उल्लेख है, जहाँ से आयात होते थे काली लकड़ी और तोते। यही हड़प्पा हो सकती है। पर ये व्यापारी सिर्फ सामान नहीं, विचार भी बांटते थे। मोहनजोदड़ो की मोहर पर मिले योगी शिव के चित्र और स्वास्तिक के प्रतीक बताते हैं कि हड़प्पाई संस्कृति कितनी प्रभावशाली थी। हड़प्पाई समाज विशेषज्ञता पर टिका था। यहाँ मिले हैं सोने के गहने बनाने वाले सुनार, मिट्टी के बर्तन के कुम्हार और तांबे के औजार के धातुकार। कब्रिस्तानों के अध्ययन से पता चलता है समाज में सामाजिक असमानता नहीं थी। न तो राजाओं की कब्र मिली है, न ही सेना के सबूत। शायद यह एक
समतामूलक समाज था, पर मोहनजोदड़ो में मिले 16 कमरे वाले बैरक ने विद्वानों को हैरान किया। क्या ये श्रमिक के लिए थे या फिर यहाँ दास प्रथा थी? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। हड़प्पा की मुहर 3 मुख वाले योगी की आकृति ने विद्वानों को चौंका दिया। क्या यह आदिशिव है? साथ ही नारी मूर्तियां दर्शाती है मातृ देवी की पूजा। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं और लिंग योनि के प्रतीक मिले हैं। ये संकेत देते हैं कि हड़प्पाई लोग प्राकृतिक और उर्वरता की पूजा करते थे। पर सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है उनकी लिपि। 4000 साल बाद भी ये चिन्ह हमसे पूछते हैं, क्या हम वाकई इतने विकसित हैं? आज एआई और मशीन लर्निंग की मदद से वैज्ञानिक इस लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह संभव है? 1900 BCE एक ऐसी सभ्यता जिसने 700 साल तक चमक बिखेरी, अचानक गायब होने लगी। शहर खाली हो गए, व्यापार रुक गया और हड़प्पा की लिपि सदा के लिए खामोश हो गई। क्या था वो अंतिम झटका? प्रलय, युद्ध या प्राकृतिक प्रतिशोध? आज पुरातत्व और विज्ञान की नजर से जानेंगे इस महान सभ्यता के पतन का रहस्य। हड़प्पा सभ्यता की जीवन रेखा थी सरस्वती नदी, पर 2000 BCE के आसपास हिमालयी ग्लेशियरों के सरकने से यह नदी सूखने लगी। सैटेलाइट डेटा और सेडिमेंट कोर सैंपल से पता चला नदी का प्रवाह 80% तक कम हो गया था। कालीबंगा के कुएं गहराते गए, फिर भी पानी नहीं मिला। यहाँ के लोगों ने बांध बनाए, पर नदी सूख गई, सब व्यर्थ। यह था दुनिया का पहला जल संकट। धौलावीरा में मिले जल संरक्षण टैंक बताते हैं कि हड़प्पाई लोगों ने संघर्ष किया, पर प्रकृति से हार गए। मोहनजोदड़ो के नीचे से मिले भूकंप के सबूत और सिंधु नदी के मार्ग बदलने से बाढ़ के प्रमाण, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई। 2012 के एक अध्ययन में पाया गया, यहाँ 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने नदी का रास्ता मोड़ दिया। यहाँ की ईंटें 45 डिग्री तक झुकी हुई मिली है। यह भूकंप का सीधा सबूत है। फिर बाढ़ ने बचा खुचा भी बहा दिया। हड़प्पा के लोगों ने अन्नागार भरने के लिए जंगल का सफाया किया। पॉलिन स्टडी से पता चलता है उनके समय में यहाँ का वन क्षेत्र 60% से घटकर 20% रह गया। मिट्टी का कटाव शुरू हुआ और खेत बंजर हो गए। यह था दुनिया का पहला पर्यावरणीय पतन। हड़प्पा के लोगों ने प्रकृति को चुनौती दी और हार गए। 1930-40 के दशक में कुछ विद्वानों ने दावा किया आर्यों के आक्रमण ने हड़प्पा को नष्ट किया, पर डीएनए स्टडीज और नए उत्खनन ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। मोहनजोदड़ो से मिले 44 कंकालों पर कोई हिंसा के निशान नहीं मिले। ये कंकाल कुपोषण के शिकार थे, न कि युद्ध के। पतन का कारण बाहरी नहीं, आंतरिक था। पुरातत्वविद अब मानते हैं हड़प्पा का पतन किसी एक वजह से नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवीय गलतियों के कॉम्बिनेशन से हुआ। नदियां सूखी, भूकंप आए, फसलें चौपट हुई और व्यापार टूटा। ये सभी घटनाएं एक साथ आई, जिससे प्रकृति ने इस सभ्यता को अपने अहंकार की सजा दी हो। हड़प्पा हमें याद दिलाता है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की कीमत चुकानी पड़ती है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन और शहरी अराजकता से जूझ रहे हैं, ये सभ्यता हमें चेतावनी देती है। विकास और संतुलन के साथ साथ चलते रहना चाहिए। क्या हमने सबक सीखा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? जवाब आपके पास है।